हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। परासरण के दाब के बारे में हमने जो भी चीज़ें थी सारी डिस्कस कर ली थी। उसमें सबसे पहले आपको परासरण की घटना के बारे में बताया था। परासरण होता क्या है कि विलायक के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं ना, ये शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से। ऐसा ही आपको बताया था ना, ठीक है। इस घटना को हम बोलते हैं परासरण। उसके बाद में कहा था परासरण दाब कि विलयन की तरफ हम दाब लगाते हैं, अतिरिक्त दाब, बाह्य बल, है ना। तो बाह्य दाब लगाया जाता है विलयन की तरफ, जो परासरण की घटना जो हो रही थी उसको रोक दे, इतना दाब लगाएंगे ना, ठीक है। जिस दाब पर परासरण का जो प्रवाह था ना, मतलब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर वो प्रवाह रुक जाएगा, वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब। इतनी बात करी थी हमने, ठीक है। परासरण दाब को हमने दो रूप से परिभाषित किया था। एक तो होता है पाई बराबर CRT, है ना, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सांद्रता के पद के रूप में। और एक और हमने पढ़ी थी इसके डेफिनेशन, उसमें हमने बताया था पाई बराबर HDG, है क्या यार, है ना, स्थैतिक दाब के रूप में बात की थी, है ना, ठीक है। स्थैतिक दाब का मतलब वो ऊंचाई के रूप में बढ़ रहा था जिस चीज़ की बात की थी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद में व्युत्क्रम परासरण आया था, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस में आपको समझाया था कि जो परासरण दाब है इससे भी ज़्यादा दाब लगा दिया जाए तो जो प्रभाव होता था वो उल्टा होने लग जाएगा, है ना। पहले प्रवाह शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होगा, अब प्रवाह विलयन से शुद्ध विलायक की ओर होने लग जाएगा। इस घटना को बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण, ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल आपको बताया था, एक तरफ लवणीय जल लिया था, एक तरफ शुद्ध जल लिया था। लवणीय जल यानी विलयन पर ही तो दाब लगाया जाता है, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया था उधर। तो इससे क्या होगा, शुद्ध जल यानी जो जल था ना उसका प्रभाव लवणीय जल से शुद्ध जल की ओर होने लगेगा। तो शुद्ध जल एक तरफ इकट्ठा होता जाएगा, लवणीय जल का लवण है वो दूसरी तरफ बचता जाएगा अपने आप, है ना। तो जल का शुद्धिकरण बोलते हैं, या लवणीकरण, लवणीय जल होता है ना उसका अलवणीकरण भी बोल देते हैं इसी को ना, वही लवण को दूर करना, एक प्रोसेस है उसका, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इसके बाद में बेटा देखो कि जब वान टॉप, देखो यहाँ तक की बात समझ में आई आपको, वान टॉप के रूप में, है ना। अच्छा, वान टॉप की बात नहीं करी थी ना हमने, है ना। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक टर्म्स आती है बेटा, फैक्टर, गुणांक बोलते हैं हिंदी में ना, ठीक है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना, वान टॉप फैक्टर। वान टॉप फैक्टर के बारे में बात करेंगे ना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा, पहले इससे पहले मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, दोनों टर्म्स को अच्छे से सुनना, उसके बाद वान टॉप की बात करेंगे ना। नॉर्मली क्या होता है ना, कुछ है ना यौगिक अणु इस तरीके से होते हैं जिनका हो जाता है संयोजन, कुछ ऐसे होते हैं जिनका हो जाता है वियोजन। संयोजन वियोजन घटना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। एक तो बात करेंगे बेटा हम संयोजन की, है ना, और एक बात करेंगे वियोजन। देखो संयोजन क्या होता है बेटा कि स्टार्टिंग में आपने मान लो ए पार्टिकल था, है ना, वो दूसरे ए के ये अलग अलग थे, लेकिन जब इसको मैंने किसी के अंदर पटका होगा ना, विलायक के अंदर, ये दोनों ए आपस में जुड़ जाते हैं एक साथ और मिलकर के एक ही पार्टिकल बना लेते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, सुनना, एक अण अलग है, ये दूसरा एक अण अलग है। संयोजन का मतलब अणुओं का जुड़ना, ठीक है। जब ये विलय को मैं किसी विलायक में डाल रहा हूँ तो ये दोनों के दोनों कण आपस में जुड़ करके एक ही बन गया। इधर मैंने कितने कण लिए थे स्टार्टिंग में, 2 कण, कणों की संख्या कितनी थी, 2, लेकिन अब आपस में जुड़ गया तो अब कितने कण की संख्या, ये मिलकर के तो एक ही बन गया, समझ रहे हो। अब कणों की संख्या को 2 नहीं बोलूंगा मैं, 1 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसमें जो ये भी विलय मिलाया था ना आपने, वो आपस में जाके जुड़ गए, तो उसको कह रहे हैं हम संयोजन। सिमिलर इसका अपोजिट समझ जाओगे वियोजन, है ना, कि क्या था, मान लो ए और ए आपस में जुड़ करके, मतलब कोई पार्टिकल पहले इसी फॉर्म में था, ऐसे रहा होगा, लेकिन जब हमने उसको जैसे ही उसके अंदर विलायक में पटका, विलायक में जाते दोनों ए अलग अलग हो गए, तो अलग अलग हो गए तो हम समझ जाएंगे भाई इसका मतलब क्या हुआ होगा, उसका वियोजन हुआ होगा। हाँ, आयन के रूप में भी हो सकता है, वो हमने बात नहीं करी। जैसे अब इसका एक एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझना। सपोज आपने NaCl लिया होगा, तो NaCl देखने में आपको समझ में आ रहा है एक ही अणु है, देखने में कितना है, एक, लेकिन जैसे इसको आपने किसी विलायक में पटका हुआ, ये आयनों में टूट जाएगा। एक Na+ अलग बन गया,
एक Cl माइनस अलग बन गया। अब कितने पार्टिकल हो गए? 2 हो गए, है ना। लिया कितना था? 1। जैसे ही विलायक में पटका आयनों में टूट करके कितने बन गए? 2। 1 से 2 बन गया, मतलब वियोजित हो गया, टूट गया, है ना। संयोजन में देखो, याद करो आपने CH3 COOH एसिटिक अम्ल है, इसको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था आपको, ये द्विलक के रूप में मिलता है। एसिटिक अम्ल जो होता है ना, द्विलक के रूप में मिलता है, अगर याद हो। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था CH3 COOH, ऐसे दूसरा बनाया था अपन ने CH3 COHO, ये दोनों ऐसे बनाए थे, फिर बताया था दोनों तरफ हाइड्रोजन बंध मिलते हैं, आएगा याद, है ना। तो इसको कहा था हमने ये द्विलक के रूप में मिलता है, मतलब एक अणु था लेकिन आपस में दोनों के दोनों जुड़ करके, अब ये कैसे बेटा, इसका देखो एक ऐसे दूसरा अणु हो गया, 2 जुड़ेंगे जब भी तो बनेगा एक, है ना। तो थे कितने अणु स्टार्टिंग में? 2, और 2 से कितना बन गया वो मिल करके 1। यही संयोजन और वियोजन का कॉन्सेप्ट है ना। यानी कि किसी भी विलय को जब आप विलायक में डाल रहे हो तो हो सकता है वो अणु आपस में जुड़ जाए, इसको कहेंगे घटना संयोजन, और हो सकता है वो एक से ज़्यादा भागों में टूट जाए, उसको कहेंगे वियोजन। तो जिसमें भी संयोजन या वियोजन होता है ना, ठीक है, उसमें दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने, उसमें भाई हमने एक आइडियल केस लेके चले थे कि जो हमने मिलाया है उतना ही हमारे अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अब उसमें संयोजन होगा या वियोजन होगा ना, तो फिर दिक्कतें स्टार्ट हो गई कि नहीं, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने अणु लिए, कितने थे, आए कितने, है ना। ठीक है, इन दोनों को बेटा हम ना इस रूप में दर्शाते हैं। एक को लिखेंगे संयोजन की मात्रा, एक को लिखेंगे वियोजन की मात्रा। संयोजन की मात्रा और वियोजन की मात्रा लिखने का तरीका दोनों का अल्फा, ये बेटा इसको भी अल्फा से लिखते हैं, वियोजन की मात्रा को भी किससे लिखते हैं? अल्फा से, है ना। ये कैसे निकालते हैं? अल्फा का निकालने का तरीका ये होता है कि आपके पास में स्टार्टिंग में कितने मोल थे, प्रारंभ में मोलों की संख्या, प्रारंभ में मोलों की संख्या, इसका डिवाइड कर रहा हूं मैं ना, और जब आपका जो भी संयोजन होना था वो संयोजन हो गया, हो जाने के बाद में अब देखो टोटल कितने मोल है ना। ठीक है, तो इसको क्या लिखो बेटा? संयोजन के बाद, संयोजन के बाद कुल मोल, संयोजन के बाद कुल मोल, संयोजन के बाद में टोटल मोल देखेंगे कितने हो गए और स्टार्टिंग में कितने थे, इनका जो अनुपात आता है वो क्या निकल के आएगा? संयोजन की मात्रा, है ना। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा इसमें बात करूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा का, ये कैसे निकलेगा बेटा? इसका भी फॉर्मूला वही है, प्रारंभ में मोल तो आएगा ही आएगा डिवाइड में, और ये ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ संयोजन हो रहा था तो वहाँ क्या होगा? वियोजन। यहाँ क्या लिखेंगे? वियोजन के बाद कुल मोल, वियोजन के बाद कुल मोल की बात करूंगा तो वियोजन की मात्रा निकल के आएगा, है ना। ठीक है, इसे थोड़ा सा अभी तक समझ में नहीं आ रही बातें, इसको और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक और चीज देखते हैं यहाँ से, जैसे मानो ए और बी के रूप में बताता हूँ बेटा इसको ना। ठीक है, मान लो संयोजन की बात कर रहा हूँ, संयोजन का मतलब क्या होगा? जुड़ेगा, है ना। मैं मान लेता हूँ बेटा एक तो था ए, एक था बी, दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लिया? ए बी। समझ गए? संयोजन दिख रहा है इसको समझ के, है ना। ठीक है, अब इसको देख के मुझे समझ में आ रहा है संयोजन हुआ है। मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग में जो मोलों की संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी? स्टार्टिंग में मैं मोल मान लेता हूँ एक एक, सुविधा के लिए, है ना। स्टार्टिंग में कितने मोल रहे होंगे? एक, ए के भी एक मोल थे, बी के भी एक मोल थे। ठीक है ना। अच्छा, और इस ए बी के मोल कितने बेटा? स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग की बात करते हैं मतलब उत्पाद तो बनता ही नहीं है। स्टार्टिंग मतलब दो चीज़ें ली, उनकी अभिक्रिया कराओगे आप, ये स्टार्टिंग की बात होती है जब टाइम 0 होता है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो उत्पाद तो कहाँ से ही रहेगा, है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद में मतलब जितना इसमें से अणु टूटने थे, जुड़ने थे, वो जुड़ा गए, है ना। जितने अणु जुड़ने थे वो जुड़ा गए, तो कुछ तो बचेंगे बाद में, सही है। जितने अणु इसमें से रिएक्शन करने थे वो सब रिएक्ट करके आपस में बढ़ जाएंगे,
तो एक साम्य अवस्था बोल देते हैं हम इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य में, या टी समय बाद की बात कर रहा हूं मैं, कुछ टाइम बाद में, टी समय बाद है ना, उसमें क्या करे बेटा, इसमें से कितने अणु जाकर के टूट गए। मतलब ऐसे है ना, देखो होता क्या है ना, 100% एक्यूरेसी नहीं रखते, कि ऐसा नहीं है बेटा 10 अणु लिए होंगे तो 10 के 10 जाके जुड़ेंगे, नहीं, हो सकता है 10 में से 5 ही जुड़े हो, 6 ही जुड़े हो, 8 ही जुड़े हो, 2 ही जुड़े हो, 1 ही जुड़े हो, सबके अलग अलग डिपेंडेंसी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा हूँ, मैंने 1 मोल लिया तो 1 में से कितना हिस्सा जाके जुड़ा होगा मुझे नहीं पता, तो उस हिस्से को मैं मान लेता हूँ अल्फा। ये जो संयोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा है ना, ये उसी हिस्से को मान रहे हैं हम, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसमें से कितना कम हो गया होगा, 1 में से पूरा अल्फा हिस्सा निकाल दिया, क्योंकि हम प्रारंभ में मोल जो ले रहे हैं ना वो 1 इसीलिए ले रहे हैं ताकि ये संख्या तो खत्म हो जाए, है ना, अपने आप ही वो बचेगी, इजी रह जाएगा थोड़ा। इसमें से अल्फा हिस्सा तो खत्म हो गया, इसमें से भी कितना खत्म होगा, अल्फा ही जाएगा। अरे जब इसके 5 अणु है तो इसके 5 से जुड़ेंगे, तो इसके बाद 7 होंगे तो इसके 7 से जुड़ेंगे, इसके 10 होंगे तो इसके 10 से जुड़ेंगे, ये बनेगा कितना, अल्फा ही बन जाएगा। नहीं, ये बनेगा कितना, अल्फा बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये बस केवल समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि लिखवाने का तरीका थोड़ा अलग रखेंगे अपन। इसको देखो बेटा कि यहाँ से वियोजन करना है, वियोजन का मतलब क्या है, इसका उल्टा कर दूँ। इधर ध्यान दीजिएगा कि ए बी रहा होगा, इससे क्या बना, ए प्लस बी, है ना, ठीक है। अब क्या कह रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में मोल कितने हैं इसके, ए बी के 1, प्रारंभ में मोल की संख्या हम 1 मान लेते हैं, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। नहीं तो कुछ भी मान लो, 100 मानो, 150 मानो, 1000 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। स्टार्टिंग में ए और उत्पाद कितने कितने होते हैं, 0 0। अब क्या करें, कुछ टाइम बाद में ये कितना बचेगा बेटा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा कम हो गए तो ये ए कितना बना होगा, अल्फा, बी कितना बना होगा, अल्फा। अरे बात समझ में आई होगी ना आपको, ठीक है। तो बस यही बात थी, थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कर रहे थे अब, है ना। अब है ना, ये सब क्यों बताया मैंने आपको, इधर सुनो भाई, इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जो पढ़ रहे थे ना वो है वानठाप गुणांक, है ना। वानठाप गुणांक एग्जैक्टली होता है क्या बेटा, ये आपको बताता है कि दोनों का डिफरेंस है ना, कि एक तो आता है बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, जिसको प्रायोगिक मान बोलेंगे, और एक आएगा कैलकुलेटिव वैल्यू, है ना। हाँ, कैलकुलेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक है, जो भी बोलेंगे अभी देख लेना, सैद्धांतिक मान। तो जो वानठाप गुणांक होता है ना आई, ये इन दोनों का अनुपात निकाल के आता है कि आपके पास में स्टार्टिंग में, देखो कैलकुलेटिव सैद्धांतिक मान का मतलब क्या है, इधर सुनिएगा, सैद्धांतिक मान का मतलब क्या है, आपने लिया कितना, नॉर्मली दिख रहा है ना वो चीज अपना कैलकुलेटिव वैल्यू है, सैद्धांतिक मान है, दिख कितना रहा है 2, लेकिन एक्सपेरिमेंटल या प्रायोगिक रूप से तो इसमें पता चलेगा, विलियन के अंदर जाके उसमें भाई आधे हुए, ज्यादा हुए, कम कम ज्यादा जो भी हुए होंगे वो प्रायोगिक मान है। बाद में कितने हुए, प्रायोगिक का मतलब बाद में, ये सैद्धांतिक का मतलब स्टार्टिंग में कितने, है ना। तो सैद्धांतिक मतलब स्टार्टिंग में थे कितने, वो 2, ठीक है, और वो प्रायोगिक में बना कितना, 1। इनका जो रेशो निकल के आता है उसको हम किससे लिख देते हैं, वानठाप गुणांक के रूप में, ठीक है। ये तो केवल मैंने मोल के रूप में बताया था बेटा, ये संयोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा होते हैं, ये तो मोल। इसमें आप मर्जी है जो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जैसे मान लो जितने भी अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े ना, वो सारे अनुसंख्यक गुणधर्म इसके साथ में आते हैं। कैसे, पहला पढ़ा था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, तो आई कैसे निकालोगे, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का प्रायोगिक मान बटे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का सैद्धांतिक मान, समझ गए, ये उसके रूप में फॉर्मूला। दूसरा क्या पढ़ा, क्वथनांक में उन्नयन, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन का प्रायोगिक मान बटे क्वथनांक में उन्नयन का सैद्धांतिक मान। तीसरा क्या पढ़ा हमने, हिमांक में अवनमन, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हिमांक में अवनमन का प्रायोगिक मान बटे हिमांक में अवनमन का सैद्धांतिक मान। चौथा क्या पढ़ा था हमने, परासरण दाब, परासरण दाब का प्रायोगिक मान बटे परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। इस तरीके से रेशो निकलेगा इनका, जो भी गुणधर्म पढ़े ना हमने उन सब गुणधर्मों का रेशो निकल के आता है। समझ में आई ना बात, ठीक है। लेकिन एक मोलर दाब के हिसाब से थोड़ा अलग बनता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए जो थोड़ी सी चीज समझानी थी ना वो यही समझाना था बेटा कि आई निकालने का तरीका ये होता है प्रायोगिक मान बटे सैद्धांतिक मान।
ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इसको लिख लेते थोड़ा बहुत, है ना। हेडिंग डालो भाई, वान टॉप गुणांक, वान टॉप गुणांक देखिए, जब विलयन में जाकर संयोजित या वियोजित हो जाता है, संयोजित या वियोजित हो जाता है, तो उसके प्रेक्षित तथा प्रेक्षित कौन सा होगा बेटा? जो प्रायोगिक वाला एक्सपेरिमेंटल। अरे प्रेक्षण कहाँ लेते हैं, प्रैक्टिकल में तो लेते हैं, है कि नहीं? ऐसे लिखते नहीं कोई प्रैक्टिकल करके उसका तो प्रेक्षण वाली लिस्ट बनाते हैं ना। प्रेक्षित मान उसी को बोल रहे हैं जो प्रायोगिक है, इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको एक्सपेरिमेंटल ना। तीनों का मतलब एक ही बेटा, समझ जाना ना। मैं बार बार के तीनों नहीं लिखवाऊंगा, आपको एक साथ बता रहा हूँ ना, ठीक है। जो प्रेक्षित तथा सैद्धांतिक, है ना, सैद्धांतिक, इसको कैलकुलेटिव बोल रहे हैं ना। प्रेक्षित तथा सैद्धांतिक अणुभार में प्रेक्षित तथा सैद्धांतिक अणुभार में अंतर आ जाता है। प्रेक्षित तथा सैद्धांतिक अणुभार में अंतर आ जाता है। अणुभार में इस अंतर को असामान्य अणुभार कहते हैं। अणुभार में इस अंतर को असामान्य अणुभार कहते हैं। समझ गए? मतलब स्टार्टिंग में कुछ अलग रहा होगा, बाद में कुछ अलग रहा होगा, वो डिफरेंस है। इसको देखो सामान्य तो सिंपल है ही जो है, असामान्य मतलब जो नॉर्मल दिख रहा है वैसा नहीं है, कुछ अलग निकल के आ रहा है ना। लाइन चेंज करके लिखो बेटा, यह असामान्य तथा सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म को दर्शाता है। अरे यह कौन बेटा? इस वान टॉप की बात कर रहा हूं मैं ना। असामान्य तथा सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म को दर्शाता है, जिसका मान प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को दर्शाता है। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म तथा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को दर्शाता है। प्रेक्षित को कौन सा बोल रहे थे बेटा? प्रायोगिक है ना, इसी को एक्सपेरिमेंटल बोल रहे हैं ना।
एक बार फॉर्मूले में लिख देते हैं, बस सारा बार बार नहीं लिख रहे हैं ना। अणुसंख्यक गुणधर्म बटे में कौन सा आएगा, क्या करें बेटा, सैद्धांतिक, और उसी को सामान्य बोल सकते हो आप, है ना। है ना, नॉर्मल, है ना, सामान्य, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल या कैलकुलेटिव, है ना, कैलकुलेटिव या नॉर्मल। बेटा ये सब इनको ना एक साथ ही बोलते हैं, इसलिए ना सारे लिख रहा हूं मैं। अणुसंख्यक गुणधर्म, कुछ हिंदी टर्म्स है, कुछ इंग्लिश टर्म्स है, लेकिन ध्यान रखना आपको एग्जाम में इंग्लिश नहीं लिखनी, है ना। वो तो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, क्या होता है ना, बार बार टर्म्स बोली जाती है, फिर आपको समझ में आएगी नहीं, है ना। तो आप तो सीधा सीधा ध्यान रखो, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टे सैद्धांतिक, एक याद रख लो। बाकी इसको ये बोलते हैं, बस याद रख लेना ना। प्रेक्षित को क्या बोलते हैं, प्रायोगिक बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं ना, और सैद्धांतिक को सामान्य भी बोल देते हैं ना। नॉर्मल और कैलकुलेटिव वो इंग्लिश हो गई इसकी, ठीक है। अब इसके 4 फॉर्मूले बनेंगे बेटा, देखो। पहला मैं लिखूंगा कौन सा, अरे वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखेंगे, देखो, डेल्टा पी अपॉन पी, अरे ऐसे ही था क्या वो, ये तो कौन सा होगा भाई, एक तो ये हुआ, है ना, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको, याद है कि उसको मैंने शॉर्ट में लिखा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। अब आप चाहो तो पूरा नाम लिख लेना, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। का प्रेक्षित मान बटे एक फॉर्मूला, तो ये बन जाता है ना। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, दूसरा कौन सा पढ़ा था, क्वथनांक में उन्हें, क्वथनांक में उन्हें को डेल्टा टीबी से लिखा था हमने, है ना। तो डेल्टा टीबी का कौन सा मान, प्रेक्षित मान बटे डेल्टा टीबी का सैद्धांतिक मान। लिखते रहो बेटा इनको चारों को, है ना। अच्छा, और कौन सा लिखा था तीसरा, डेल्टा टी एफ लिख दूं, है ना, का प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। और ऐसे चौथा कौन सा आ जाएगा, है ना, परासरण दाब, प्रेक्षित मान बटे परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, है ना, ठीक है। लिखो सारे, मेन फॉर्मूला तो अपना ये हो गया बेटा, ना भाई, जिससे हमने सारी चीजें निकाल रहे हैं, पर लिखो सारी, है ना। कुल मिला के प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, ये निकल के आता है।
हो गया, ठीक है, लिख लिया बेटा चारों है ना, ठीक है। फॉर्मूले पर एक से बन रही है ना, पर ध्यान ये रखना है। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, बेटा अभी तक जो भी पढ़ा ना, अब मैं सब में क्या पढ़ा है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो ऊपर आ रही थी, डिवाइड में कैलकुलेटिव वैल्यू आ रही थी ना, मतलब प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, यही फॉर्मूला बना अभी तक इसमें भी है ना, प्रेक्षित मान ऊपर आ रहे थे और सैद्धांतिक मान नीचे आ रहे थे ना, सभी में यही है। लेकिन अब सुनो ध्यान से, देखो बेटा ये बात आप जानते हो ना कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म ये समानुपाती होते किसके, विलेय के मोलों पर। याद करो स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, है क्या याद, जहां अणुसंख्यक गुणधर्म हेडिंग डलवाई थी वहां लिखा होगा, देखो है ना, अणुसंख्यक गुणधर्म जब हेडिंग डाली थी उस जगह लिखा होगा विलेय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या या कणों की संख्या, इस तरीके से लिखा होगा, मोलों की संख्या या कणों की संख्या ना, जहां अणुसंख्यक गुणधर्म हेडिंग डाली थी मैंने। अणुसंख्यक गुणधर्म वास्तव में आपेक्षिक अवनमन पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके पहले मिलेगा, जस्ट मिला कि नहीं मिला, है ना, ठीक है। अच्छा आप सुनो, मिल जाएगा देख लेना ना। अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती होते हैं बेटा विलेय के मोलों की संख्या, परिभाषा यही बताई थी तुम्हें इसकी। अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जितने ज्यादा मिलाओगे अणुसंख्यक गुणों में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये बात आप जानते हो बेटा विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। और चलो मोल का फॉर्मूला बताओ, मोल बराबर क्या होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर दिया गया भार बटे मोलर भार, सही है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जो मोल होते हैं ना मोलर भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, सही बात है क्या। अरे मोलों की संख्या जो होती है वो मोलर भार के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, सही है कि नहीं है। तो मतलब मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि 1 बटा विलेय का मोलर भार कर दो या अणुभार कर दो, एक ही बात है, अणुभार वो एक अणुभार एक मोल का भार, समझ गए है ना, ठीक है। कहने का मतलब बेटा ये कि जहां आपने अणुसंख्यक गुणधर्म लिखा था ना, अगर मैं उसको मोलों के रूप में लिखूंगा तो सेम तरीका रहेगा, है ना, तब तो सेम तरीका रहेगा जो अणुसंख्यक का था। लेकिन उसी को मैं अणुभार के रूप में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा। इसको समझना बेटा, मैं इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अभी तक जो पढ़ा ना, अब देखो इसको है ना, एक तो कौन सा था, प्रेक्षित या प्रायोगिक, है ना, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म को मैं इस तरीके से लिख देता हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, अणुसंख्यक गुणधर्म पूरा समझ जाना है ना। बटे दूसरा क्या आया था, सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सही है। ये तो मैंने अभी बात करी सैद्धांतिक यानी अणुसंख्यक गुणों के रूप में, मैं इसी को मोलों के रूप में भी लिख सकता हूं क्या, है ना। तो कैसे लिखूंगा, प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल, ठीक है। देख लेना भाई ये थोड़ा ऐसे ही ना, सैद्धांतिक मोल, ये नया यहाँ से हटा देना ना, ठीक है। प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल, सही है क्या। अरे मोल या अणुओं की संख्या तो एक ही होती है, तो मतलब एक ही होती है, मतलब एक नहीं होती, वो एक ही बात है, जितने ज्यादा मोल उतने ज्यादा अणुओं की संख्या, है ना। तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, प्रेक्षित अणुओं की संख्या बटे सैद्धांतिक अणुओं की संख्या। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें क्या परेशानी है भाई, जो अणुसंख्या गुण आएंगे वैसे ही मोल होगा, वैसे ही अणुओं की संख्या होगी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसके बाद की जो बात बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट थी मेन, क्या, अगर मैं अणुभार के रूप में लिखूं, अणुभार होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब प्रेक्षित वाले का तो नीचे आएगा और सैद्धांतिक वाले का ऊपर जाएगा, तो ये चेंज हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सैद्धांतिक
अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार। बताओ ये बात समझ में आई क्या? है ना भाई, एग्जैक्टली बात यही समझाना चाह रहा था बेटा मैं ना। चीजें तो देखो, तीन तो वही चीज है जो आपने पढ़ी कोलिएटिव प्रॉपर्टी वाली ना, अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म मोलों के समानुपाती होते हैं, और मोल यहाँ मैंने इस मोल की जगह अणु भी लिखा था, उस जगह अणु की जगह आप कण भी लिख सकते थे, वहाँ लिखा था मैंने, सही है ना? ठीक है, तो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर आपको अणुभार के रूप में बात करनी है तो क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला मोल का क्या होता है बेटा, N बराबर W/m। कहने का मतलब मोल जो होते हैं अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसीलिए सैद्धांतिक मान ऊपर और प्रेक्षित मान नीचे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को याद रखनी है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है बेटा। यहाँ गड़बड़ कर देता है स्टूडेंट, क्या उसके माइंड में एक ही चीज याद रहती है, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक। आई का मान निकालना, सीधा सीधा क्वेश्चन देता है एग्जाम में कि किसी यौगिक का सैद्धांतिक अणुभार इतना है, प्रेक्षित अणुभार इतना है, तो बताइए वानठाप गुणांक का मान कितना होगा, डायरेक्ट, है ना? और बच्चे का माइंड वही याद रहता है, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, वानठाप तो यही निकाला हमने, है ना? ठीक है, लेकिन अणुभार देता है तो ये आएगा, बाकी और कुछ भी दे दे फिर दिक्कत नहीं हमको, है ना? बाकी सब में प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक है, लेकिन अगर अणुभार आता है तो ये चीज रहेगी। समझ गए ना? ठीक है, तो इसको नोट डाल के लिख लो आप, है ना? लिख लिया क्या? लास्ट वाला याद रखना बेटा इसको, है ना? ठीक है, अणुभार के रूप में उल्टा हो जाता है, बाकी नॉर्मल केसों में प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक आएगा, ठीक है ना? अब आप हेडिंग डालो, संयोजन की मात्रा संयोजन की मात्रा ब्रैकेट में लिख लेना अल्फा, तथा वानठाप गुणांक ब्रैकेट में लिख देना आई,
में संबंध। संयोजन की मात्रा अल्फा तथा वांटाप गुणांक में संबंध। संयोजन की मात्रा अल्फा तथा वांटाप गुणांक में संबंध। ठीक है, सुनो बेटा, देखो अब है ना, वो तो मैंने आपको ए और बी करके अलग अलग समझा दिया था उस टाइम पे संयोजन, है ना। मैंने कहा था बस अभी मैं वैसे नॉर्मली समझा रहा हूँ, बाकी इसको अलग तरीके से करेंगे ना। अब इसका एग्जैक्ट तरीका देखो, जो आपको एग्जाम में अगर पूछे तो क्या करके आना है, थोड़ा देर यहीं ध्यान देना। देखो स्टार्टिंग में मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ बेटा, वहीं से करेंगे। अब मैं ना अलग अलग ए बी सी नहीं ले रहा, मैं सारे के सारे अणु ए ले रहा हूँ। ए जाके आपस में जुड़ रहे होंगे ऐसे मान लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो एक एक अणु खूब सारे ले लिए मैंने, मान लो एन अणु ले लिए, एक अलग अलग है, और ये आपस में जा कर के जुड़ गए और सारे के सारे जुड़ गए तो ए एन बन गया। क्या समझ में आई बात? क्या कैसे लिखा इसको, एक बार ऐसे देखो, जैसे मान लो बेटा एक ऑक्सीजन का परमाणु ये रहा, ऐसे एक और ऑक्सीजन का परमाणु ले लेता हूँ, दो हो गए, तो इसको ऐसे लिख दिया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, है ना। ऑक्सीजन के दोनों अलग अलग परमाणु लिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दो ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, है ना, और दोनों आपस में जाके जुड़ गए तो क्या बन गया, O2। वो वैसे ही तो लिखा है मैंने, एन अणु लिए और एन आपस में जुड़ गए तो एन। समझ गए ना, जो संख्या यहाँ थी वो नीचे पहुंच गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अब ऐसा करते हैं, प्रारंभ में मोल कितने होंगे, प्रारंभ में मोल कितने मानोगे हमेशा, अरे बताया था कितने मानने, कितने, एक। अरे कितने, प्रारंभ में मोल कितने होंगे, एक। उत्पाद कितना होगा, 0। सही है ना, ये प्रारंभ में। उसके बाद में बात करो बेटा, जितने आपस में जुड़ने थे जुड़ गए, 100% एक्यूरेसी तो होती नहीं है। अच्छा, उसको कितना मानते हैं अपन, अल्फा के रूप में, तो एक में से कितने कम हो गए भाई। सपोज एग्जांपल मान लो, जैसे 10 लिए थे स्टार्टिंग में, 10 में से 6 जुड़ गए, तो आप क्या लिखोगे, 10 - 6। 10 में से 4 जुड़ गए तो 10 - 4। वैसे ही कहना, एक में से अल्फा जुड़ गए तो 1 - अल्फा। ठीक है, यहाँ कितने बनेंगे, अल्फा। लेकिन बेटा क्या है ना, जब वो आपस में जुड़ते हैं ना, तो जितने जुड़ रहे हैं ना उसका भाग देते हैं, समझना ध्यान से, है ना। जब वो आपस में जुड़ते हैं तो जितने जुड़ रहे हैं उसका क्या करते हैं, भाग देते हैं। सिमिलर जब जितने टूटेंगे तो उसमें गुणा कर देंगे। अरे जुड़ने पर भाग दे रहे हैं तो टूटने पर क्या कर देंगे, गुणा करेंगे उसको, क्योंकि वियोजन संयोजन पढ़ रहे हैं, वियोजन पढ़ेंगे आगे, वो सेम ऐसा कैसा ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ भाग दिया, उसमें क्या हो जाएगा, गुणा। अब ये बताओ आप, साम्य पर कुल कितने मोल हैं, यहाँ तक होगी बात। ये इसके मोल आ गए, वो इसके मोल आ गए, ये सबके मोल आ गए अलग अलग, है ना। तो अब बताओ साम्य पर कुल मोल कितने हैं, कुल मोल, तो जितने भी अभिकारक उत्पाद है सबको जोड़ दो। अभिकारक कितने बेटा, 1 - अल्फा, इतने बच रहे हैं भाई। पूरे नहीं जुड़े ना, पूरे ही जुड़ जाते तो यहाँ 0 बचता, पूरे नहीं जुड़े, कुछ बच गए, वो बच गए, ये है। सही है ना, और जो बन गए वो ये, तो सबको मैंने जोड़ दिया आपस में, इतने आ गए अपने पास साम्य पर कुल मोल। सही है ना, ठीक है। तो अब अपन ऐसा करते हैं, आई का मान निकालते हैं। आई क्या होता है, 1/2। अच्छा, मैं मोल के रूप में बात कर रहा हूं, तो मोल के रूप में फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, यही ना, प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल, है ना। प्रेक्षित मतलब प्रैक्टिकल से कितना है, तो वो ये आए, जबकि सैद्धांतिक स्टार्टिंग में लिया कितना था आपने, 1। उसको 1 इसीलिए लेते ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना। तो स्टार्टिंग में देखो, ये प्रेक्षित वही आएंगे बेटा, प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल। समझ में आई बात। प्रेक्षित मोल कितने हैं इसके, देखो पूरे ये 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। सही है, जबकि सैद्धांतिक मोल कितना था, 1। क्लियर है क्या था। इससे मुझे क्या समझ में आया, आई का मान क्या निकल के आया, 1 - अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n डिवाइडेड बाई 1 को छोड़ दो, क्या करेंगे, डिवाइड। सही है क्या। अब अपन को क्या करना है बेटा, यहाँ से अल्फा का मान निकालना है एग्जैक्टली। अल्फा का मान निकालना है तो मैं ऐसा करता हूँ, अल्फा अल्फा वाली टर्म्स को एक तरफ रख लेता हूँ, दूसरी टर्म्स को दूसरी तरफ पहुँचा देते हैं, है ना। तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ऐसे करो, इस 1 को तो इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, i - 1 प्लस का 1 माइनस का हो गया,
और ये देखो इधर पहले प्लस वाले को लिख रहा हूँ मैं, अल्फा अपॉन एन, और माइनस जो अल्फा था ना उसको मैं इधर लिख देता हूँ, समझ थोड़ा आसानी रहेगी ना। अब कॉमन ले लो इसमें से अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा, 1 माइनस एन, ऐसे बचेगा क्या, और इधर क्या बचा, आई माइनस 1। तो अल्फा का मान निकालो, तो आई माइनस 1 में किसका भाग लग जाएगा, इस पूरी डिजिट का भाग लग जाएगा, 1 माइनस एन। सही है ना, बस यही फॉर्मूला है और क्या है। समझ गए क्या, कोई दिक्कत है ना। अच्छा ये किस में निकाला, संयोजन की मात्रा और वांछाप गुणांक में। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, वियोजन की मात्रा वियोजन की मात्रा, वो भी कौन सा है, अल्फा, और वांछाप गुणांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांछाप फैक्टर। थैंक यू। हाँ बेटा देखो स्टार्टिंग में क्या किया था, वही सेम केस रखना है आपको, लेकिन इस बार क्या करना है, देखो यहाँ तो हमने क्या किया था, एन मोल लिए थे, उनको तोड़ा था तब ए एन बनाया था, अब इसका उल्टा कर देंगे, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, ए एन ले लिया हमने और इन सबको तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, है कि नहीं, अरे उसी को उल्टा कर दिया। अब वो ये बेटा प्रारंभ में मोल, आप तो पूरा पूरा वैसे वैसे लिख लेना, प्रारंभ में मोल कितने होंगे इसके, 1, इसका कितना होगा 0, ये प्रारंभ में। उसके बाद में साम्य पर बात करूं टी टाइम पर, इसके मोल कितने होंगे, हाँ बेटा 1 माइनस, और ये कितने हो गए एन अल्फा, याद करो है ना। मैंने क्या बताया था इस जगह, कि इस जगह क्या थे, ए के साथ में अल्फा जुड़ रहे पर एन अणु जुड़ रहे थे, इसलिए एन का भाग दिया था, यहाँ टूट रहे हैं तो उसके साथ गुणा करेंगे, ठीक। अच्छा बताओ कुल मोल बताओ कितने हो गए, तो 1 माइनस अल्फा के साथ ये जुड़ गया एन अल्फा, सही कि नहीं है। फिर क्या निकाला था हमने, आई निकाला था, आई का फॉर्मूला वही है, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक। तो आई क्या बेटा, प्रेक्षित बताओ कितने, यही है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। आप एक बार फॉर्मूला वापस लिख लेना, याद हो जाएगा, है ना, ठीक है। पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेना आप, ठीक है, उसके बाद में लिखोगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब वही पहले की तरह बेटा क्या करो, अल्फा कॉमन ले लेंगे, है ना। तो देखो आई, ये 1 इधर आके तो माइनस का हो गया, -1 बराबर इन दोनों को जैसे पहले किया था ना, एन अल्फा को मैं पहले लिख देता हूँ, अल्फा को बाद में लिख देता हूँ। समझ रहे हो क्या इस चीज को, वही अल्फा कॉमन निकाल लो इसमें से, n माइनस 1 है कि नहीं, तो अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ऐसे अल्फा बराबर क्या आएगा, i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। बताओ ये बात समझ में आई क्या, है ना, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है बेटा, संयोजन में क्या था बेटा i माइनस 1, वियोजन में भी क्या है i माइनस 1, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या था संयोजन में, जो n था ना वो 1/n, क्यों, संयोजन का मतलब जुड़ करके कम हो रहे हैं तो उसको 1 किया, भाग देना पड़ता है, तो डायरेक्ट यहीं से याद रख रहे हैं हम, भाग दिया तो इसलिए 1/n, -1 तो आएगा आएगा। लेकिन वियोजन में क्या हो रहा था, टूट के ज्यादा बन रहे इसलिए n-1, संयोजन होगा तो 1/n-1, वियोजन हुआ तो n-1, बाकी i-1 तो आएगा आएगा, ठीक है। उम्मीद है दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। ये चीज पढ़ रखी है आपने पहले कभी, कहाँ पढ़ी है, कौन से टॉपिक में, सॉल्यूशन पढ़ लिया पूरा। तो 12th में और नीट में फर्क तो दिखेगा बेटा, 12th में और नीट में फ़र्क तो दिखेगा। यहाँ बेसिक क्लियर करके जाने पड़ेंगे तब जाके वो चीज़ें समझ में आएंगी। अब पढ़े तो यही चीज़ होंगी, तुमने वहाँ भी फॉर्मूले तो, हाँ सुना नहीं, मैं क्या कह रहे हो,
हो गया क्या? मैं तो सोच रहा था क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आज को क्वेश्चन तो नहीं होंगे, यही होंगे। लिख लिया बेटा? कंप्लीट है ना? ठीक है, सेम वैसे वैसे लिख लो पूरा। वियोजन की मात्रा अल्फा तथा वांटाफ गुणांक में संबंध कोशिश करो बिना देखे करने की। जहां जरूरत लगे वहां देख लेना वापस, और तो क्या है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ ही है। फॉर्मूला लिख लेना पहले, है ना, ये जो चीज मैंने छोड़ी थी। अच्छा, कई जगह पढ़ोगे मेरे, कई बुकों में हो सकता है तुम्हें, है ना, ये i-1 की जगह 1 - i मिल जाए, मिल सकता है, कोई नहीं, माइनस कॉमन ले लो, दोनों में से ले लो भाई, माइनस कॉमन लेके ही लिखना है और कुछ नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना। तो इसको अगर मान लो सपोज ये बता मैं माइनस कॉमन लूँ तो इसको क्या बना दोगे? 1 - i, और ये क्या बन जाएगा? 1 - n। वही बात है, कोई ऐसा कुछ अलग से कोई खतरनाक कैलकुलेशन थोड़ी है ना, बस ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर पहले लिखा हुआ मिल जाए तो। बाकी तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो कैसे बना लो, उसमें क्या फर्क है। हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें? अब सुनो इधर देखो, कर लिया होता ना। अब इसमें देखो 2-3 केस ये बनते हैं कि अगर मान लो आई का मान देखो बेटा 3 मान हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, अधिकतम 1 ही हो सकता है। 1 होने का मतलब क्या है, जितने थे सारे के सारे वैसे के वैसे मिले, कोई चेंज नहीं। स्टार्टिंग में जो था वही बाद में मिले, ना तो संयोजन हुआ ना ही वियोजन हुआ। अरे i बराबर 1 का मतलब क्या है, न तो संयोजन हुआ होगा ना ही वियोजन हुआ होगा। संयोजन वियोजन कुछ नहीं हुआ, मतलब 50 अणु स्टार्टिंग में तो 50 ही बाद में मिले, तो i का मान क्या आएगा? 50/50, यही होगा क्या? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लेना वापस, कि ये तो आपके पास में स्टार्टिंग में सैद्धांतिक मान है, और एक मान में लिख रहा हूँ प्रेक्षित या प्रायोगिक मान। ठीक, सैद्धांतिक मान लिया मैंने 100 अणु, 100 के 100 ऐसे कैसे मिल गए, तो i का मान क्या आएगा? प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, कितना आया? 1, है ना। तो 1 आएगा, ना तो संयोजन हुआ ना ही वियोजन हुआ, समझ गए ना। ठीक, कुछ नहीं हुआ इसमें। अच्छा, i का मान 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से ज़्यादा हुआ मतलब 100 थे, i का मान 1 से ज़्यादा कब आएगा बेटा? जब ऊपर वाली संख्या ज़्यादा हो। ऊपर वाली संख्या क्या हो? ज़्यादा हो। ज़्यादा कब आएगी? जब 100 से ज़्यादा कब आएगी? जब वो टूटेगा। अरे वियोजित होगा जब भी आएगा, जैसे मान लो 100 की जगह 120 आ गया, तो क्या लिखोगे? 120/100, सही है ना। मतलब इस केस में क्या होगा? वियोजित होगा। 1 से ज़्यादा कब आएगा बेटा? जब वियोजित होगा। i का मान 1 से कम भी हो सकता है,
आई का मान 1 से कम कब होगा, जब ये कम आए, मान लो 80 मान लिया मैंने, तो आई बराबर क्या होगा 80/100, है ना भाई। नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो 1 से कम हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या है, उसमें क्या हुआ होगा, संयोजन हुआ होगा, ठीक है। तो तीनों केस समझ में आए, आई का मान 1 होगा, न तो संयोजन होगा न वियोजन हुआ। आई का मान 1 से ज्यादा है मतलब वियोजन हुआ है, आई का मान 1 से कम है मतलब संयोजन हुआ है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल दूं आपको, मान लो आई का मान है 0.5%, आई का मान कितना है बेटा 0.5, तो आप सीधा ही बोल दोगे सर इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा 1 से कम, 1 से कम, 1 से कम है, क्या हुआ इसमें संयोजन हुआ होगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं सर 1.2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से ज्यादा है तो वियोजित हुआ होगा। मतलब आई के मान देखते समझ में आ सकता है संयोजित हुआ है कि वियोजित हुआ है, समझ गए ना, ठीक है। तो लिखो इसको तीनों के, है ना, ऐसे कैसे लिखो, नोट में लिखो, यदि आई बराबर 1 हो, यदि आई बराबर 1 हो, लिखो ना संयोजन होगा ना ही वियोजन होगा, ना संयोजन होगा न ही वियोजन होगा। सेकंड पॉइंट, यदि आई ग्रेटर देन 1 हो, सेकंड वाला ना, आई ग्रेटर देन 1 हो तो वियोजन होगा, आई ग्रेटर देन 1 हो तो वियोजन होगा। सिमिलर तीसरा केस लिख देना, आई लेस देन 1 हो तो संयोजन होगा, आई लेस देन 1 हो तो संयोजन होगा। ठीक है, अरे समझ में आ गई बात। अब सुनो बेटा, लास्ट चीज है ना, एक छोटी सी चीज और बच रही है कि सब कुछ आपने देख लिया लेकिन ये पढ़ा क्यों, क्योंकि इससे क्या होते हैं अनुसंख्या गुण प्रभावित होते हैं, है ना। जिस किसी में भी वांटा फैक्टर गलती से शामिल हो गया उसके अंदर अनुसंख्या गुणधर्म का फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है ना। तो उसे बोल रहे हैं हम परिवर्तित अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म। और उसमें सुन लो भाई, पहला क्या पढ़ा था आपने, वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, क्या पढ़ा था, वास्तव में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वास्तव में अपेक्षिक अवनमन। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी अपॉन पी नोट। बताओ भाई, मैं तो भूल गया इसका फॉर्मूला क्या आया था, वास्तव में अपेक्षिक अवनमन का डेल्टा पी यानी पी नोट ऐसे लिखा था ना हमने, पी नोट माइनस पी, आएगा याद है, बराबर क्या आया था, पेज पलटोगे है ना। अरे एक्स भी आया था क्या ये बराबर में, एक्स बी में आया था क्या बराबर में, है ना, बराबर में क्या आया था एक्स बी, है क्या याद। अब उसमें क्या होता है बेटा, बस ये सिर्फ और सिर्फ आई से और गुणा हो जाता है, ये एक्स बी किससे गुणा और हो जाएगा, अगर आई का कुछ मान होगा ना तो आई से गुणा करना पड़ेगा, और आई का कोई मान नहीं है, एक है तो सिंपल एक से गुणा करने की जरूरत होती नहीं है ना। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा था हमने, क्वथनांक में उन्हें डेल्टा टी बी, तो इसका फॉर्मूला क्या था, याद करो, के बी इंटू एम, है क्या याद, मोललता के समानुपाती होता है, हटाया था, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी लगाया था। बस इसमें ये को किससे गुणा कर देंगे, इसको भी आई से गुणा कर देंगे, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, हिमांक में अवनमन, तो उसमें क्या आया था, के एफ इंटू एम, ये किससे गुणा हो जाएगा, ये भी आई से गुणा हो जाएगा। चौथा क्या पढ़ा था हमने, परासरण दाब, पाई बराबर सी आर टी, है ना, ये किससे गुणा हो जाएगा, आई से। समझ गए ना, बस कुछ नहीं है, केवल आई से गुणा करना था, यही है। अगर आई का कुछ मान है तो आई से गुणा कर दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो बस इसको लिख दो लास्ट में और हो गया खत्म चैप्टर। ठीक है, चैप्टर फिनिश है। कल की क्लास में अब इसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं हमको ना, जो न्यूमेरिकल वाले हैं। ओके, ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।